अब हम एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक पर, या हमारी जो अगली जो मुख्य बिंदु है ईयू के संदर्भ में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हालांकि चर्चा तो हम सैनिक संधि के बारे में करने चाहते थे, सैनिक एकीकरण के बारे में, लेकिन जैसे ईयू चल रहा है तो हम इसके साथ साथ देख लें, फिर आपके मन में क्वेश्चंस रहेंगे कि सर आप वो डिलीट हो गया या कुछ और ईयू के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ब्रेक्जिट। इसका जो है सामान्य अर्थ अगर इसका लेंगे हम, तो सामान्य अर्थ इसका लिया जाएगा। सामान्य अर्थ देखिए, ठीक है, सामान्य अर्थ में है ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना। ठीक है, सामान्य अर्थ में क्या देख रहे हैं हम कि ब्रिटेन क्या कर रहा है, ईयू से बाहर होने के कारण ब्रिटेन के प्रारंभिक शब्द और एग्जिट यानी बाहर होना, इसको साथ में रखकर क्या किया गया है, इन्हें बाहर करने का प्रयास किया गया। और विशिष्ट अर्थ में अगर हम देखें, विशिष्ट अर्थ जो कि शायद नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है, कि किसी ईयू राष्ट्र द्वारा ईयू से बाहर होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एग्जिट। अब जिस भी ग्रीस पहले बाहर होना चाहता तो ग्रेक्जिट कह दिया था उसको, अन्य कोई भी राष्ट्र बाहर होना चाहेगा तो उस राष्ट्र को मिलाकर एग्जिट का जो प्रोग्राम हो जाएगा उसको कह देंगे। ईयू राष्ट्र द्वारा ईयू से बाहर होने की प्रक्रिया, द्वारा ईयू से अलग होने की प्रक्रिया, अलग होने की प्रोसेसिंग, ठीक है, या प्रक्रिया, ये किसी भी राष्ट्र द्वारा होगी तो उसके साथ जुड़ जाएगा। किसी भी राष्ट्र द्वारा होने पर उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़कर बना शब्द, जुड़ी प्रक्रिया या शब्द। ठीक है, साधारण एग्जिट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन अलग हो रहा है, ब्रिटेन अलग होना चाह रहा है इसलिए ब्रेक्जिट कह रहे हैं। कोई और देश अगर इससे अलग होगा तो उस राष्ट्र के साथ जोड़कर जो प्रक्रिया चालू होगी उसे हम उस राष्ट्र के साथ जोड़ने के बाद ग्रेक्जिट भी कह सकते हैं, फ्रांसिस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी जो भी आएगा। तो यानी ब्रेक्जिट एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ईयू का सदस्य राष्ट्र ईयू से बाहर आने या उसे अलग होने की जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सकता है। संविधान में भी लिखा हुआ है, संविधान में जैसा कि मैंने बताया कि संविधान सभी राष्ट्रों ने सहमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी ईयू के संविधान में ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आप चाहें जब ब्रिटेन ईयू से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ईयू से बाहर होने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, मुख्यतः आपको अपनी संसद या पार्लियामेंट से उस विधेयक को क्या कराना होगा, पास कराना होगा। ठीक है, पास कराने के बाद आगे देखें, पास कराने के बाद ही आप उस प्रक्रिया से अलग हो पाएंगे। आगे चलते हैं, इसके चरण देखिए आप, तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रेक्जिट का मतलब हो गया ईयू से बाहर निकलना, और किसका, अभी ब्रिटेन का ईयू से बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ब्रेक्जिट कहलाएगा। देखो 2003 में, यानी ब्रिटेन में होने वाले उस समय जो चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में, उससे पूर्व के जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें कैमरॉन ने, डेविड कैमरॉन जो व्यक्ति है, डी कैमरॉन, उसने अपने चुनावी प्रचार में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी, कि हम एक सर्वे करवाएंगे कि कौन से कि ईयू में रहा जाए या नहीं, ईयू एग्जिट करना है या ईयू में स्टे करना है। कब कर दिया, चुनाव के दौरान। कौन है डेविड कैमरॉन, कौन,
हालांकि पहले से ही प्रधानमंत्री बने हुए, यानी वर्तमान सरकार, उस सरकार के भी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद जब सरकार चुनाव जीत कर आएगी तब भी ये क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी पहले कार्यकाल के दौरान इन्होंने ऐसी चर्चा कर दी थी। तो जब दूसरा कार्यकाल के लिए चुनाव शुरू हो रहा है तो उस चुनाव में इन्होंने क्या कर दिया, ये घोषणा कर दी कि ब्रेग्जिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए इंग्लैंड की जनता में क्या करवाया जाएगा, एक सर्वे करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये जब चुनाव जीत कर आए तो इन्होंने 23 जून 2016 को चरण कह रहे हैं हम, स्टेजेस, 23 जून 2016 को सर्वे करवाया, रेफरेंडम जिसको कहते हैं, वो रेफरेंडम करवाया। तो उसके नतीजे रहे 42% लोगों ने एग्जिट को समर्थन दिया, ठीक है, और 48% लोगों ने स्टे का समर्थन किया, रुके रहने का, ईयू में रहने का। अब यहाँ पर इस सर्वे के नतीजे जो बता रहे थे वह डेविड कैमरॉन या कैमरून जिसको कहते हैं उनके पक्ष में नहीं रहे। यानी ये खुद, अगर मैं बात करूं, ये खुद भी ब्रिटेन के ईयू में रहने का समर्थन कर रहे थे पहले, अब कर रहे थे। अब सर्वे के नतीजे इनके विपरीत आए तो इन्होंने 24 जून 2016 को क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इन्होंने इन सर्वे के नतीजों पर आकर के आधार पर नैतिक रूप से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। तो आप देखिए कि एक ऐसी सरकार जो खुद सर्वे भी करवाना चाहती है लेकिन खुद ब्रेग्जिट के समर्थन में भी नहीं है, जब वो सरकार चुनकर आ जाती है तो उसने जब सर्वे कराया और उस सर्वे का नतीजा सरकार के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो उस सरकार के प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद कौन बन के आए प्रधानमंत्री, थेरेसा मे को बनाया गया, थेरेसा मे। ठीक है, सेकंड महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की, पहली थी मार्गरेट थेरेसा, मार्गरेट थेरेसा पहली ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री थी। दूसरी कौन बनी है, थेरेसा मे। थेरेसा मे महिला प्रधानमंत्री आई, इन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरह ब्रिटेन ईयू से एग्जिट नहीं करे, यानी ये भी किसके समर्थन में है, ब्रिटेन के ईयू में बने रहने का समर्थन करते हैं। लेकिन हुआ क्या, 25/11 दिखाई तो दे रहा ना आपको, 25/11/2017 को ईयू और ब्रिटेन में समझौता हुआ। क्या समझौता हो रहा है, अलग होने का, एक संधि हुई कि हाँ हम अलग होंगे। अलग होने के लिए क्या हुई, संधि, 25 नवंबर 2017। ठीक है, ये संधि हो रही है। इस संधि में कहा गया कि 29 मार्च 2019 को, तो मैं पहले बता रहा था, आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 जो है ईयू के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है कि ईयू के अलग होने का जब प्रावधान पास हो जाता है या कोई राष्ट्र अलग होना चाहता है तो उसे अलग होने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है, 2 वर्ष का समय दिया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष का समय दिया गया, 2017 से लेकर 2019 में अलग हो जाना चाहिए था। ठीक है, और वो भी कब, 29 मार्च तक। आगे इधर लिख देता हूं मैं, संधि कब हो रही है, 2017 में। और कितने टाइम दे रहे हैं, 2 साल का टाइम दे रहे हैं, जब ब्रिटेन अपने सभी हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ईयू से क्या हो जाए, अलग हो जाए। और डेट क्या दे दी, अलग होने के लिए डेट दे दी गई 29 मार्च 2019। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद में पास नहीं हो पाया ये। ठीक है, अब यानी इसकी अप्रैल 2019 तक डेट बढ़ा दी गई, समय सीमा क्या कर दी गई, वो जो 2 साल से उससे भी ऊपर ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, समय सीमा क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। ठीक है, अप्रैल 2019 तक अलग होने की क्या दी गई उनको,
छूट दे दी गई, तब भी नहीं हो पा रहा। यानी आप देखिए कि ब्रिटेन में जब जब सर्वे करवाए जा रहे हैं पहली और दूसरी बार, तो पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार में फिर एग्जिट को समर्थन नहीं मिल रहा है, तो फिर वापस दिक्कत आ जाती है थेरेसा मे के लिए। तो फिर ये समय सीमा बढ़ाई गई, अक्टूबर 2019 तक के लिए पुनः समय सीमा बढ़ाई गई, पुनः समय सीमा बढ़ाई गई। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब आगे क्या हुआ कि फिर थेरेसा मे ने भी क्या दे दिया, जब ये ब्रेग्जिट नहीं करवा पा रही है और समय सीमा बार बार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे टाइम फिर थेरेसा मे को क्या देना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, थेरेसा मे ने इस्तीफा दिया और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बनाए गए। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था थेरेसा मे ने जुलाई 2019 को। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया 2019 को, तो उसके बाद कौन बने, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो इन्होंने भी प्रयास कर रहे हैं, ये भी समय सीमा बढ़ती जा रही है, अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो अब लास्ट में क्या हुआ, इस साल प्रधानमंत्री बने जो कि समर्थक थे किसके, ब्रेग्जिट के। ब्रेग्जिट के समर्थक हैं। तो अंततः 31 जनवरी 2020, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया, अलग हुआ किससे, ईयू से। अभी तक और जगहों से अलग होने का प्रोसीजर चल रहा है, तो प्रोसीजर पूर्ण होते ही ये बिल्कुल पूर्णतः अलग हो जाएंगे। अभी भी कुछ विवाद हैं, चल रहे हैं, उन विवादों के कारण असमंजस है। और देखो अभी ऐसा भी नहीं कि वापस शामिल नहीं हो सकता, अभी तक कोई राष्ट्र, पहला राष्ट्र जो ईयू से अलग हुआ है, तो हो सकता है पहला राष्ट्र जो वापस भी शामिल हो जाए। हम भविष्य की बात कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों, दो तरह के विवाद चल रहे हैं। देखो ये तो मैंने आपको इसके चरण बता दिए, अब आगे हम इसकी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटेन को इससे अलग होना पड़ा, ब्रिटेन को ब्रेग्जिट करना पड़ा। तो उसके कारण देखो, मैंने आपको बताया कि दो तरह के मूवमेंट चल रहे हैं 2016 से। 2016 से दो तरह के कैंपेगन चल रहे हैं। एक तो चल रहा है एग्जिट कैंपेगन, ठीक है, और एक चल रहा है स्टे। ठीक है, अब इसके जो एग्जिट के हैं वो तो मैंने बताया बोरिस जॉनसन मुख्य व्यक्ति हैं और इन्होंने अपना काम भी कर लिया, कभी ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं थेरेसा मे की तरह। और स्टे में कौन कौन थे, डेविड कैमरून या कैमरून, ठीक है, थेरेसा मे, ये मुख्य व्यक्ति थे जो ईयू में रहने का समर्थन करते थे। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या हैं। एक तो शरणार्थियों को लेकर दिक्कत है, यानी ब्रिटेन में शरणार्थियों की संख्या क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन एक आश्रम की तरह हो गया था। शेष यूरोपीय राष्ट्रों के लोग कहाँ आकर बसना चाह रहे थे या कहाँ बस रहे थे, वो ब्रिटेन में बढ़ रहे थे और उनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और उसका दबाव पड़ रहा था ब्रिटेन के संसाधनों पर। तो अभी स्टे वाले क्या कह रहे हैं, साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, कि जो लोग शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, ठीक है, वे कैसे थे, युवा थे, एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे अपने कार्य के,
ठीक है। उससे क्या हो रहा था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को फायदा हो रहा था। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वह बढ़ रही थी, ऐसा इनका मत था। शरणार्थी आ रहे हैं, ये तो समस्या मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शरणार्थी जो आ रहे थे, ब्रिटेन में जो लोग आ रहे हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं अपने काम के, युवा हैं, तो ब्रिटेन की जो कार्य क्षमता थी उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही थी। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंसिडेंट था, पॉजिटिव काम था। तो शरणार्थी की संख्या समस्या रह गई। दूसरा, आर्थिक हित। आर्थिक, पहले भी हमने चर्चा की है, कोई 13 कहता है और कोई 8 कहता है, ठीक है। बिलियन, यूरो या पाउंड, फीस देनी पड़ती थी, यानी ईयू की सदस्यता के रूप में ब्रिटेन को उन्हें 8 बिलियन पाउंड, ठीक है, राशि चुकानी पड़ती थी, और ये राशि चुकाने की वजह से ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। हालांकि ये फीस हर सदस्य राष्ट्र को की उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्धारित की गई थी, यानी किसी एक राष्ट्र पर आर्थिक भार नहीं डाला गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन वहाँ सबसे ज़्यादा फीस वहाँ चुकाता था। तो वो फीस चुकाने के कारण क्या हो रहा है, उसके आर्थिक हितों पर प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और उस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ब्रिटेन चाहता है कि वह ईयू से बाहर आ जाए। जबकि इसके दूसरी तरफ जो स्टे वाले कह रहे हैं कि उसमें से 6 से 7 या लगभग 50% राशि तो वापस आ जाती थी, 50% राशि वापस आ जाती थी अलग अलग माध्यमों से। जो राशि सदस्यता के रूप में चुकाई जाती थी वह क्या हो जाती थी, वापस भी आ जाती थी, ऐसा मानते हैं। तो जब वो राशि वापस आ रही तो शेष राशि जो बच रही है, 13 में से 50% आ जाए या 8 में से 50% आ जाए, तो वो जो बाकी 50% है उसको लेकर भी यह एग्जिट का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों तरफ बात चल रही है, वो उसका तोड़ बताते जा रहे हैं और वो उसका विरोध करते जा रहे हैं। दूसरी देखें आप, कौन सा कैंपेन चल रहा है, स्टे और एग्जिट, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि इनकी स्वायत्तता पर फर्क पड़ रहा था। वो कैसे, कि जो ईयू है वह नीति निर्धारक हो गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि आर्थिक वित्त, सामुदायिक वित्त और सामुदायिक कानून का निर्माण करता है कौन, ईयू। तो वह ब्रिटेन की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा था, और वह हस्तक्षेप अत्यधिक मात्रा में जब बढ़ा तो ब्रिटेन के लोगों ने उस स्वायत्तता की रक्षा के लिए ईयू से अलग होने का फैसला किया। जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन, आपको पता है चारों तरफ उसके, ब्रिटेन के चारों तरफ समुद्र है, तटीय इलाका है, तो मछली पालन के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। तो ईयू ने उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करते हुए उस मछलियों के उत्पादन, कीमत निर्धारण जैसे विषयों पर नीतियां बनाने का काम करना प्रारंभ किया, या ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है कौन, ईयू। और इसके कारण ब्रिटेन या ब्रिटेन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी स्वायत्तता क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। इस स्वायत्तता को कम होने से बचाने के लिए उन्होंने ईयू से बाहर आने की योजना बनाई, या उनका मानना था कि हमें ईयू से क्या हो जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसी ब्रिटेन, डेविड कैमरून और ये थेरेसा मे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सबको साथ लेकर चलना है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो हर प्रत्येक राष्ट्र को करना होता है, और अन्य राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन के हितों के संदर्भ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। ऐसा ब्रिटेन का जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष ने ऐसा कहा। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र ने कोई ना कोई, प्रत्येक राष्ट्र कोई ना कोई
सामंजस्य बैठाएगा या त्याग करता है, त्याग कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ब्रिटेन को भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी अन्य राष्ट्रों की ही है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसके आधार पर हम ब्रिटेन के हितों को राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हम किस में शामिल हो जाएं, ईयू में बने रहें, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। एक बात और आ रही है, रेड टेपिज्म। और रेड टेपिज्म का मतलब क्या हो गया, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही से मतलब क्या हो गया कि किसी काम को डिले कर देना। रेड टेपिज्म, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो भ्रष्टाचार है या नीतियों के निर्धारण के बाद उन नीतियों के लागू करने में देरी जो हो रही है, नीतियों के लागू करने में जो देरी होती है, उस देरी के कारण भी ब्रिटेन के हितों को प्रभावित किया जा रहा है। यानी आपको पता है कि एक प्रक्रिया होती है किसी कानून के बनने की, 8 से 10 महीने लग जाते हैं ईयू में कानून पास होने में, किसी भी विधेयक के कानून के रूप में आने में लगभग 8 से 10 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम के कारण इंग्लैंड के जो हित हैं वे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो इस कारण जो एग्जिट जो ग्रुप है, जो एग्जिट करना चाह रहा है, वो ग्रुप क्या कह रहा है कि हाँ, हमें ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन को ईयू से अलग हो जाना चाहिए, ऐसा ही मान रहे। तो ये जो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही है या कार्यों में या नीतियों के क्रियान्वयन में जो देरी है, उस देरी से बचने के लिए भी ब्रिटेन ईयू से अलग होना चाहता है। ठीक है, तो ये लगभग 4-5 कारण है। दूसरा, ब्रिटेन अपने आप में पहले भी संपूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था का केंद्र है। ब्रिटेन को आर्थिक राजधानी कहा जाता था, जब पहले विश्व की आर्थिक राजधानी कहा जाता था ब्रिटेन को। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने अकेले के दम पर भी हम कार्य करने में सक्षम हैं। हाँ, ब्रिटेन एक बार फिर अपने राष्ट्रीय हितों को इस तरह से इंडिकेट करेगा कि वह किसी अन्य राष्ट्र के साथ होने वाले समझौतों को पूरी तरह निभाने में सक्षम होगा। तो ये देखिए, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिटेन ईयू से अलग होना चाहता है। अब आप देखिए कि जिन्होंने ब्रिटेन के अलग होने का समर्थन किया था, उसके विरोध में कुछ जो समर्थक हैं ब्रिटेन में स्टे करने के, उन जो मैंने आपको पूर्व में जो कारण बताए स्टे करने के, उनके अलावा कुछ कारण और भी हैं कि एक तो ब्रिटेन के लोगों को बहुत बड़ा मार्केट मिलता है अपना सामान बेचने के लिए, सेलिंग मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखिए, सेलिंग मार्केट बड़ा हो जाता है क्योंकि 28 राष्ट्र जुड़े हुए हैं और वे 28 राष्ट्र क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए। अब आपको देखिए कि 28 राष्ट्रों में फिक्स कर दिया गया है कि हाँ, कम से कम ब्रिटेन की जो सीमाएं हैं या फ्री ट्रेड एरिया की तरह ये 28 के 28 राज्य अपने व्यापार करने के लिए सुरक्षित है। फिक्स मार्केट है, प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को
फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बार्गेनिंग की जा सकेगी, ऐसे बेनिफिट होंगे अगर ब्रिटेन ईयू में बना रहता है। तो दूसरी बात, एक यूनिटी आई ब्रिटेन में ईयू के निर्माण के साथ ही, एक यूनिटी आई जो आतंकवाद या भ्रष्टाचार या ड्रग्स या शांति के लिए मिलकर काम कर सकती थी। आतंकवाद को दूर करने के लिए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना आसान था, किसी आतंकवादी को पकड़ना आसान था। अब ब्रिटेन जब इनसे अलग हो जाएगा तो ब्रिटेन के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखें तो ब्रिटेन में खुद में भी फूट है। अगर यहाँ बात करें समस्याओं की अगर बात करें तो एक समस्या ये भी है कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के मंत्री ने कहा है कि अगर ब्रिटेन ईयू से अलग होता है तो स्कॉटलैंड भी ईयू से अलग होने की सोच सकता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि स्कॉटलैंड वालों ने भी ब्रिटेन से अलग होने का प्रस्ताव अपनी संसद में रखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो वो अलग हो जाएंगे तो ब्रिटेन के लिए वहाँ भी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए ब्रिटेन क्या चाह रहा है कि वो इस ईयू में टिका रहे। तो इसकी खुद की आपस की समस्याएं भी हैं, इस तरह की समस्याएं भी हैं। इसके अलावा ईयू किस रूप में काम कर सकता है? एक बड़ी बार्गेनिंग पावर के रूप में भी काम कर सकता है, यानी मूल्य निर्धारण के लिए। जैसे तेल उत्पादक राष्ट्रों ने अपना एक समूह बनाकर तेल की कीमतों का निर्धारण और उत्पादन दोनों बदलते रहते हैं, दोनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज करते रहते हैं। इसी तरह ब्रिटेन जैसे राष्ट्र भी क्या कर सकते हैं? ब्रिटेन ईयू के साथ मिलकर भी एक पावरफुल ग्रुप का रोल निभा सकता है, जिससे कि वे विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर बार्गेनिंग कर सके या अवमूल्यन का काम भी कर सके। तो ये तभी पॉसिबल है जब यूनाइटेड रहेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ब्रिटेन 1973 से शामिल हुआ उसमें, जैसे हमने बात भी की थी पहले। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। तो ये हो गया हमारा काम। ये मैंने आपको ब्रेग्जिट के बारे में बताया, ब्रेग्जिट क्यों नहीं होना चाहिए था, ब्रेग्जिट क्यों होना चाहिए था, और ब्रेग्जिट होने का क्या इफेक्ट पड़ सकता है ब्रिटेन पर। तो मैंने कहा कि ब्रिटेन के टुकड़े भी हो सकते हैं अगर ब्रिटेन ब्रेग्जिट करेगा तो। स्कॉटलैंड के मंत्री ने पहले ऐसी घोषणा की थी, लेकिन अभी कोरोना काल हो गया लगभग, जैसे ब्रेग्जिट हुआ और विश्व को एक बड़ी महामारी का सामना करना पड़ा, और उस बड़ी महामारी का सामना करने के दौरान जो क्षेत्रीय मुद्दे थे या स्थानीय जो मुद्दे थे वे उतने प्रभावी रूप से काम अभी नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, पहले तो आप इसकी संरचना समझ लें। इंग्लैंड प्लस वेल्स क्या हो गए? ब्रिटेन हो गए। ठीक है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये हो गए ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड, ये मिलकर बनते हैं यूके। ठीक है, अब अगर ब्रिटेन हट रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा ग्रेट ब्रिटेन अगर हटना चाह रहा है, कहने का मतलब अगर स्कॉटलैंड ने भी क्या कह दिया, और ब्रिटेन कब शामिल हुआ था? 1973 में। आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये जब राष्ट्र शामिल हुए थे, तो ये राष्ट्र शामिल होने के मतलब मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये दोनों एक साथ आए थे, दोनों पोर्शन है। तो ये अब इसको और इसको लेकर इन दोनों में विवाद है, इन दोनों में विवाद है। ये कह रहा है हम भी अलग हो जाएंगे और वो कह रहा है मैं शामिल रहूँगा। तो अब अगर ये शामिल रहेगा तो यूके की सीमाओं में क्या होगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो जनवरी के बाद की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ जब पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, इसका अलग होना मतलब अलग हो चुका है, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो होंगे वो अब धीरे धीरे सामने आएंगे, और धीरे धीरे सामने आएंगे तब पता लगेगा कि वास्तव में क्या समस्याएं थी और क्या समस्याएं हैं।
अभी ग्रीस भी अलग होना चाह रहा है। तो अब समस्या ये आएंगी कि ईयू ब्रिटेन से अलग होकर जो शुरुआत की है ब्रिटेन ने, क्या वो अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी उसका पालन करेंगे? क्या ब्रिटेन वापसी कर सकता है? क्या वैधानिक आधार पर ईयू की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी क्या? या विश्व में जो ईयू की पोजीशन है उस पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्या? ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि ईयू अभी कोरोना काल अभी चल ही रहा है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राष्ट्रों ने कोरोना के डर से मिलना जुलना भी कम कर रखा है, तो उसका इफेक्ट पता नहीं लगेगा। तो जैसे कोरोना ख़त्म होता है, या ये जो कोरोना काल में जो क्वारंटाइन का जो सिस्टम चल रहा है, राष्ट्र भी क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो जब बाहर निकलेंगे तब वास्तव में उसका पता कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ें, उसके कोई किसी टॉपिक पर चर्चा करें, डिस्कस करें और डीप में जाएं। अगर कोई पॉलिटिकल इशू का है तो आपको पता लगेगा कि उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसका फल क्या आने वाला है। समझ गए होंगे आप फल से मेरा क्या तात्पर्य है? तो फल क्या आने वाला है उसको पढ़े आप। तो मैंने आपको बताया, ये बता दिया, उससे पहले वो बता दिया भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भारत ईयू के साथ भी जुड़ा हुआ है, भारत और ईयू बैठ के करते आ रहे हैं 2000 से, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया को लेकर एशिया और ईयू में भी समझौता है, वो भी दोनों अपनी मीटिंगें करते रहते हैं। तो अभी वो टाइम नहीं है कि अभी क्या करें। ब्रिटेन का भी बहुत अच्छा समर्थक है भारत और ईयू का भी है, तो ये दोनों के संबंधों पर चर्चा होगी जब अब वक्त बदल रहा है, उसके बाद जब हम क्वारंटाइन से निकलेंगे, कोरोना काल से निकलेंगे, तो आगे चर्चा होती रहेगी इस पर। तब तक के लिए आप ध्यान रखें कि ये आपका ब्रेग्जिट पूरा हो गया है, ठीक है। क्यों होना था, क्यों नहीं होना था, क्या चरण थे और ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है, ब्रेग्जिट भारत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसकी चर्चा आगे कभी मिलेंगे तो करेंगे क्लास में या वैसे, क्योंकि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे सैनिक एकीकरण के बारे में, बात करने वाले हम यूरोप के सैनिक एकीकरण की बात करेंगे, ठीक है।